मित्रों, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने कोई विशेष विषय लेके उपस्थित नहीं हुआ हूँ, लेकिन जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे यूट्यूब के चैनल से जहाँ अबाउट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है मैंने, उससे भी मुझे पिंग करते हैं, कई बार बात भी करते हैं और वहाँ भी मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे कई तरह के सवाल पूछते हैं। तो एक श्रीमान वाजपेयी जी हैं और एक सिंगला जी हैं, उन्होंने मेरे से 2-3 सवाल पूछे, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं और आप लोगों के साथ अगर साझा किया जाए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आखिर में जो सिंगला जी का सवाल था, उसमें मैंने जो इस वीडियो के आखिर में मैंने राहु 12 का एक बहुत बढ़िया और बहुत सटीक उपाय दिया है। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो अंत तक सुनें और उस उपाय को लिए बिना इस वीडियो को बंद मत करें। तो बोलिए वाजपेयी जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब हम किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उस समय हमें ग्रहों की दृष्टियाँ ध्यान में रखनी चाहिए या घरों की दृष्टियाँ, क्योंकि लाल किताब में घरों की दृष्टियाँ होती हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं। तो अब आप ये बता दीजिए कि जैसे जब किसी जन्म कुंडली को हम देखें तो हम ग्रहों की दृष्टियों को ध्यान में रखें या घर की दृष्टियों को ध्यान में रखें। और दूसरा सवाल गुरुजी मेरा आपसे ये है, लाल किताब में कभी कभी ये बोलते हैं कि 48 साल से पहले मकान नहीं बनाएं। तो क्या मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या कोई मतलब ग्रहों की भी कोई उम्र होती है क्या? क्योंकि मैंने जो 35 साल चक्कर देखा है तो उसमें ये बताया गया है कि आयु के ऊपर ग्रहों का कैसा असर रहेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 6 साल शनि के हो गए, फिर 6 साल राहु के हो गए, फिर 3 साल केतु के हो गए, फिर 6 साल बृहस्पति के हो गए। ऐसे आयु के ऊपर ग्रहों का असर कैसा रहेगा वो बताया गया है। लेकिन जब ये बोलते हैं कि 48 साल से पहले मकान नहीं बनाए, तो मतलब क्या ये 48 साल क्या शनि की उम्र होती है कि 48 साल क्या होता है कि मतलब 48 साल कैसे स्पेसिफाई करते हैं? ये मेरा आपसे दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल ये है कि जैसे आपने जो जो ग्रह फल और राशि फल का जो आपने डेफिनेशन बताई थी जो अपने 2 महीने पहले वाले वीडियो में, तो वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया। लेकिन उसमें ये बताया गया था आपने कि जैसे मतलब 3-3 साल के लिए कौन सा घर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जैसे अब इसमें ये आ रहा है कि जैसे गुरुजी पहले जब हम किसी जन्म कुंडली को देखते थे तो नॉर्मली बस यही ध्यान रखते थे कि ग्रह उच्च का है कि नीच का है, या उसमें किसी की टक्कर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, या कौन से घर में बैठा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम उपाय दे दिया करते थे। लेकिन ये ग्रह फल और राशि फल का जो कन्फ्यूज़न मतलब आपने काफ़ी हद तक समझा तो दिया है और समझ में भी आया, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ हद तक इसमें कन्फ्यूज़न बाकी है। मतलब इसमें ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मान लीजिए कोई ग्रह किसी ऐसे घर में बैठा हुआ है कि ना तो वो ग्रह फल का है और ना ही वो राशि फल का है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या हम उसको उपाय नहीं देंगे क्या? मुझे गुरुजी 3 सवाल अभी हैं, ये बहुत कन्फ्यूज कर रहे हैं गुरुजी, प्लीज़ इसका समाधान कर दीजिए गुरुजी, आपका बहुत आभारी रहूँगा। अच्छा, आपके 3 सवाल हैं इसमें। तो पहले में आपने पूछा कि जो घरों की दृष्टियाँ और ग्रहों की दृष्टियाँ, तो लाल किताब में भी दोनों ही दृष्टियाँ होती हैं, घरों की दृष्टियाँ भी होती हैं। अब घरों की दृष्टियों को आप ऐसे देख लो कि भी एक घर यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, तो वहाँ से इस घर से कि 7वें घर से और पहले घर में जाने का रास्ता है कि नहीं है, या सिर्फ वन वे ट्रैफिक है कि भी पहले घर से 7वें घर को आने का रास्ता है। ये होती है घरों की दृष्टियाँ। और ग्रहों की दृष्टियाँ हैं कि भाई उस घर में अब कोई ग्रह आ गया तो क्या उस ग्रह के अंदर ये ताकत है कि भी वो उस घर तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं और लाल किताब में दोनों हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से सीखा कि भी सिर्फ ग्रहों की होती हैं, सिर्फ घरों की होती हैं, ग्रहों की नहीं होती। क्योंकि अगर आपने शनि की आँखें पढ़ी हों कि शनि पहले घर में है तो उसकी 1 आँख होती है, दूसरे घर में है 2 आँख होती है, तीसरे घर में 3 आँख होती हैं। तो ये 3 आँख क्या है? ये 3 दृष्टियाँ हैं शनि की, कि अगर शनि तीसरे घर में बैठ जाए तो वो 3 जगह पे देखता है वहाँ से तीसरे घर की दृष्टियों की वजह से, यानी कि जो लाल किताब की दृष्टियाँ हैं जो उससे, कि वो 5वें घर को भी देखेगा तीसरी दृष्टि से, 9वें घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से, और 11वें घर को देखेगा अपनी जो तीसरे घर से
11वें घर तक जो लाल किताब की 50% दृष्टि लगती है और तीसरे घर से जो उसकी 10वीं दृष्टि है वो 12वें घर पे पड़ती है। तो वैसे वहाँ पे भी शनि की वो 3, 7 और 11 वाली 3, 7, 10 वाली दृष्टियाँ लगती हैं। ऐसी मंगल की भी कि भी 4, 7 और 8 वाली दृष्टि लगेगी। तो मेरे को तो ऐसे आता है इसमें। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि जो मकान 48 साल के बाद ही बनना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। हर जगह ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मकान 48 साल में बनना चाहिए। अगर किसी बंदे का शनि खराब हो, जैसे शनि 1 में या शनि 5 में हो, तो उसको बोला गया 48 साल में मकान बनाए। अदरवाइज़ जो शनि 2 वाला है उसको तो बोला गया कि जब बन जाए तब बना लो। शनि 3 वाले के लिए बोला गया कि थोड़े से उपाय करो, यानी कि कुत्ता पाल लो और उसके बाद मकान बना लो। ऐसे ही हर तरह के शनि के लिए अलग अलग मकान बनाने की मियाद है। कि शनि 8 वाला है उसके लिए तो बोला गया कि ना ही बनाया तो बढ़िया है। शनि 9 वाले के लिए बोला गया कि उसको तो 2 मकान मिलेंगे कम से कम, और तीसरा मकान ना बनाए, क्योंकि तीसरा मकान बनाएगा तो बहुत लोगों को सुना है कि भी वो मर जाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है अगर वो 3 मकान बना ले शनि 9 वाला। तो वैसे हर एक के लिए बोला गया। मेरे को नहीं पता कि आपने कहाँ से पढ़ा कि सिर्फ 48 साल में मकान बनाए। तो वो कुछ प्लैनेट्स के लिए है, मैंने बताया शनि 1 और शनि 5 के लिए है वो कंडीशन ना। बाकी हर जगह मकान बनाने के लिए अलग अलग कंडीशन हैं। तो मकान बनाने के लिए बेसिकली मेन तो शनि को देखना पड़ता है। और तीसरा आपका सवाल था वो ग्रह फल राशि फल का। तो अब आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई इसको कहाँ यूज़ करें। तो ग्रह फल और राशि फल जो है आप सिर्फ 36 साल चक्र में देखते हो। और वो सिर्फ इस वजह से देखते हो कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि जो ग्रह फल का प्लैनेट है, अगर वो 36 साल चक्र के हिसाब से एक स्पेसिफिक घर में आ जाए, जो कि 36 साल चक्र की उस जो 3-3 घरों वाली जो ड्यूरेशन है उसमें अगर पड़ रहा है वो घर, तो और वो प्लैनेट उसी घर में आ जाए तो वो उपाय के काबिल होगा। तो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इस स्पेसिफिक ईयर में इस घर का प्लैनेट जो कि ग्रह फल का था, अब राशि फल का होने की वजह से वो उपाय के काबिल हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ ये मकसद है इस चीज़ का, ग्रह फल राशि फल या 36 साल चक्र का। और इसका और कोई यूज़ नहीं है लाल किताब के योग को फलित करने के लिए। तो मित्रों, ये थे पंकज वाजपेयी जी के 3 सवालों के जवाब। अब अगला एक सवाल है प्रमोद सिंगला जी का। इस सवाल से पहले सिंगला जी ने ये सवाल पूछा था कि जो सूर्य और शुक्र है वो मिलके बृहस्पति बनता है, लेकिन मैंने उनको बताया कि भई बुध और राहु मिलके भी बृहस्पति बनता है। यानी कि उसमें मैंने उनको उदाहरण दिया कि जो बुध वनस्पति है और राहु जो कार्बन है या धुआँ है, और उससे ऑक्सीजन बनती है, यानी कि बृहस्पति का जन्म होता है। तो फिर उससे आगे चलते-चलते जो सिंगला जी ने ये अगला सवाल पूछा कि जो राहु के धुएँ का। बोलिए सिंगला जी। गर्ग साहब, जय माता की। मेरा ये सवाल है आपसे, धुआं राहु है। लाल किताब में बताया गया है कि धुएं को केतु द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। मुझे इस चीज़ की बहुत कन्फ्यूजन है कि केतु द्वारा धुएं को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कृपया इस मेरी शंका का निवारण कर। प्रमोद जी नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। सर मैंने तो यही पढ़ा है, मतलब जो आपने पढ़ा वो भी सही है कि सूर्य प्लस शुक्र मिलके जो बृहस्पति बनता है, यानी कि बृहस्पति मतलब समझ लो कि भाई जो एक धर्म की मिसाल है ना, एक धर्म की जो मिसाल होता है, अगर आपका टेवे में सूर्य और शुक्र दोनों अच्छे हों अच्छे होके किसी भाव में बैठे हों, तो इसको जो वैदिक ज्योतिष में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण योग। तो जब लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे होके किसी के टेबल में अच्छे होके बैठे हों, तो उसको उच्च का बढ़िया वाला बृहस्पति, और जो धर्म की एक पराकाष्ठा है, एक मिसाल है, आप उस तरह से ले सकते हो। और सिंगला जी, अगर आप इसको सूर्य प्लस शुक्र को अगर बुरे रूप में देखो, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई सूर्य यानी कि जो दिन का देवता, जिससे कि हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, और शुक्र जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम है। तो अगर हमारी हड्डियों का कैल्शियम खराब हो जाए या शुक्र खराब हो जाए, तो ये युति जो है खराब फल देती है। तो आप इस ढंग से भी सूर्य प्लस शुक्र को
जब बुरे होके बैठते हैं तब ऐसे देख सकते हो, और अच्छे होके लक्ष्मी नारायण योग के रूप में भी देख सकते हो। लेकिन जो बृहस्पति बुध और राहु बन के भी जो मिलता है, मशनू जो बनता है, तो जैसे कहते हैं ना, आपने अगर एक कथा सुनी हो कि जो बुद्ध कैसे हुआ था। जो बुद्ध है ना, वो चंद्रमा की संतान है, लेकिन वो हुई थी जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी पत्नी के साथ चंद्रमा के जो इलीगल रिलेशन थे उससे पैदा हुई संतान वो बुद्ध है। तो इसके पीछे एक दंत कथा आती है पुराण में कि जब चंद्रमा अपने पिता जब बुद्ध अपने पिता चंद्रमा के पास गया तो उसने उसको स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए बुद्ध चंद्रमा से नफरत करता है। लेकिन चंद्रमा बुद्ध से नफरत नहीं करता, ये लाल किताब में लिखा हुआ है। तो ये लॉजिक हम लगाते हैं जब चंद्रमा और बुद्ध का दृष्टि का फलित करते हैं कि वे बुद्ध चंद्रमा से नफरत करता है लेकिन चंद्रमा बुद्ध से नफरत नहीं करता। और इसके विपरीत बृहस्पति और बुद्ध में भी ऐसे ही देखते हैं कि भाई जब बृहस्पति ने भी उसको स्वीकार नहीं किया बुद्ध को, क्योंकि भाई तू तो एक नाजायज संतान है चंद्रमा की या मेरी पत्नी के साथ, तो जब उसको स्वीकार नहीं किया तो बुद्ध ने फिर बृहस्पति को श्राप दिया कि पिताजी मैं आपका बेटा जरूर हूँ, मैं आप में से पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन आने वाले समय में आप मेरे में से पैदा होंगे। और इसलिए हम लाल किताब में देखते हैं कि जो बुद्ध हैं, सारे जो प्लांट्स हैं, सारी वनस्पति है वो बुद्ध की है, और उसमें से ऑक्सीजन का जन्म होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन को जन्म देते हैं वो सारे प्लांट्स देते हैं। और राहु उसमें पोल्यूशन होता है, तो इसलिए हम पोल्यूशन को राहु कहते हैं। जो बुरा राहु होता है उसको पोल्यूशन कहते हैं। तो यानी कि बुध और राहु की जो जुगलबंदी है, वहाँ से अगर राहु बढ़ जाए, यानी कि धुआं या पोल्यूशन बढ़ जाए, तो फिर ऑक्सीजन दूषित हो जाती है। तो इस तरह के सूत्र से मैं इस योग को समझता हूँ। और अब क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि भाई अगर राहु खराब हो जाए, तो लाल किताब में लिखा है कि उपाय केतु से होते हैं या केतु को ठीक करें। तो इसके मैं आपको एक दो स्पेसिफिक उदाहरण देता हूँ। वैसे तो आपका सवाल सिर्फ राहु के धुएं पे था। अब जो राहु का जो बुरा धुआं होता है वो एक मंगल बध की आग होती है, और आप भली भांति जानते हो कि जो मंगल बध है वो 8वें घर से उठता है। यानी कि जो शमशान की आग होती है वो मंगल बध की आग होती है, और वहाँ से जो उठने वाला धुआं है वो बुरे राहु का बद धुआं होता है, जो कि आपके 12वें घर तक जाता है 8वें घर से उठ के, और 12वें घर में जाके आपकी जो रातों की नींद है, वैवाहिक सुख है, वो सारे खराब कर देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है मित्रों, बड़ा सही सवाल पूछा सिंगला जी ने, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर किया जाए कि अब 12वें घर में केतु के उच्च का घर भी है। यानी कि 12वां घर केतु के उच्च का, यानी कि अच्छे केतु का घर है। तो उसके अंदर ये ताकत है कि वो इस राहु के बुरे धुएं को रोक ले। आप सभी जानते हो कि जो अच्छा केतु होता है वो अच्छे बृहस्पति का ही अंश होता है, यानी कि गुरु का चेला। और बृहस्पति मैंने आपको जैसे बता दिया कि वो ऑक्सीजन होती है, तो अब ऑक्सीजन का एक फॉर्मूला होता है O2, जिससे कि ऑक्सीजन बनती है। लेकिन ऑक्सीजन का एक और फॉर्मूला होता है O3, जिसको केमिस्ट्री में ओजोन गैस भी बोलते हैं, और उसी से बनती है हमारे वायुमंडल की ओजोन परत। तो ओजोन लेयर में जो 3 नंबर है वो केतु का होता है। यानी कि जहाँ पे भी आप केतु देखेंगे वहाँ 3 नंबर को पाएंगे, या जहाँ पे आप 3 नंबर देखेंगे वहाँ केतु को पाएंगे। जैसे कि आपकी रसोई का चकला है, उसके 3 पाए होते हैं नीचे, तो यानी कि चकला केतु का हो गया। जो त्रिशूल होता है, भगवान शंकर का जो त्रिशूल होता है, उसके तीन साइड होती हैं, तो इसलिए उसको केतु का बोलते हैं। जो त्रिवेणी का संगम है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती इलाहाबाद में जो मिलती हैं, उस स्थान को केतु का स्थान बोला जाता है, क्योंकि वो अपने आप में गैबी ताकतों का एक समागम है। यानी कि केतु जो कि गैबी ताकतों का देवता है, अगर केतु आपका बढ़िया हो जाए तो आपके अंदर गैबी ताकतें लबालब होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब आते हैं ओजोन लेयर पे। तो जो ओजोन है वो इस राहु के बुरे धुएं को रोकने की ताकत रखती है, और ओजोन लेयर के बाहर का जो आसमान है वहां से मंगल बध की जो बुरी किरणें, या जो हमारे वायुमंडल के बाहर का जो बुरा प्रभाव है किरणों के रूप में, उसको भी रोकने का मादा रखता है। तो ये है ओजोन लेयर की ताकत, यानी कि केतु की ताकत, जो जमीन से उठने वाले मंगल बध और बद राहु के धुएं को
रोकने का काम करती है। तो ये तो हुआ आपके स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब कि कैसे राहु के धुएँ को केतु रोकता है। अब केतु जो राहु के उपाय हैं वो केतु से करते हैं, तो उसके लिए और भी बहुत चीज़ें लाल किताब में बताई गई या लाल किताब के जो जानने वाले हैं वो बताते हैं। तो आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक राहु का उपाय का बहुत बढ़िया और सटीक फ़ॉर्मूला देता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी को राहु की प्रॉब्लम है, राहु से समस्या है, ख़ास तौर पे 12वें घर के राहु से, तो मित्रों 12वें घर के राहु का जो आशिया है, जो हाथी है, या किसी भी भाव में अगर राहु का आशिया आपको मिल जाए जानवर के रूप में, तो उस जानवर के बच्चे को भी केतु कहते हैं। यानी कि अगर वो जानवर राहु है, तो उसका बच्चा केतु हुआ, यानी कि हाथी तो हाथी का बच्चा। अगर आप हाथी के बच्चे की सेवा करते हैं, तो आप मान के चलिए आपको राहु 12 के उपाय मिल रहे हैं या राहु 12 से राहत मिल जाएगी। इसी तरह से मैंने बहुत लाल किताब के जानने वालों को जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो 15-15, 20-20 साल से लाल किताब कर रहे हैं, उनसे मैंने सीखा कि क्योंकि मछली को राहु भी मानते हैं, बहुत लोग शनि भी मानते हैं, लेकिन मछली को राहु भी लिखा गया है लाल किताब में। तो अगर आप राहु 12 का यानी कि 12वें घर का जो राहु है, यानी कि 12वां घर मीन राशि का भी होता है, तो इसलिए मछली भी उसका आशिया है। तो अगर मछली के छोटे-छोटे बच्चे की अगर किसी जातक की मान लीजिए 42 साल उम्र है, तो उसकी उम्र से बढ़ा के 42 से प्लस कर दीजिए, जैसे 43 कर दो, 60 कर दो, जितने भी कर दो, लेकिन 42 बढ़ा के कर दीजिए। तो 42 से ज़्यादा मछली के ज़िंदा बच्चों को अगर वो खरीद के मच्छी बाज़ार से और उनको तालाब में छोड़ देगा, तो आप मान के चलिए कि राहु 12 का बहुत सटीक उपाय है। और उन महाशय ने इस उपाय को बहुत लोगों में जाना, जाँचा, परखा और देखा है, और इस उपाय के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये उपाय कहीं आपको लाल किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो, आप मेरे सभी सहपाठी हो, हम इकट्ठे बैठ के लाल किताब सीख रहे हैं, तो ये रहस्य मुझे एक मेरे मित्र से सीखने को मिला, तो ये मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं आप लोगों के साथ इसको साझा करूँ। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिए, जिन मित्रों को राहु 12 से प्रॉब्लम आ रही है। तो आशा करता हूँ वाजपेयी जी और प्रमोद सिंगला जी आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आपके माध्यम से जो और भी हमारे यूट्यूब के जो सहपाठी हैं उनका जो फ़ायदा हुआ या उनके ज्ञान में जो वृद्धि हुई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप जैसे लोग अगर और भी इस तरह के सवाल पूछेंगे, तो आने वाले समय में मैं इस तरह की वीडियोज़ या ऑडियो क्लिप्स बहुत बना सकता हूँ, ताकि हम सब सिर्फ़ एक बंधे ढर्रे में लाल किताब ना सीख के कि बृहस्पति 1 से 12, सूर्य 1 से 12, चंद्रमा 1 से 12, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके जो रिलेटेड मटेरियल है यूट्यूब पे बहुत पड़ा है, इसलिए मैं उस तरह की या उसी प्रवाह में बह के वो ही वीडियो बनाऊँ। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि हम इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन अगर करें या इस तरह के सवाल-जवाब जो प्रैक्टिकल हमारे माइंड में आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।